हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। आज हम लोग ये आधुनिक भारत का पूरा सीरीज एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लूसेंट का ये है ऑब्जेक्टिव लूसेंट चला रहे हैं। आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, अच्छी बात है, पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस के साथ में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पूरा ये सीरीज थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, लेकिन पूरा वीडियो को देखिए। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कटने का जो होता है वो मतलब कम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास आज ये पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664 में। आगे देखते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय गोवा बनाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता बनाया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नागापट्टनम बनाया गया था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी बनाया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? मतलब कौन कौन यूरोपीय कंपनी इंडिया आई थी? तो पुर्तगाली भी आया था, ब्रिटिश भी आया था, डच भी आया था, डेनिश भी आया था, फ्रेंच भी आया था, फ्लैंडर्स भी आया था और स्वीडिश भी आया था। यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा। आगे देखते हैं, इसमें फ्लैंडर्स तो हम नहीं पढ़े थे, लेकिन ऑप्शन डी दे रहा है। आगे देखते हैं, वह कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो ये गोवा पर अधिकार अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बोल रहा है। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैलाया। वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था? तो सर टॉमस रो भेंट किया था। गोवा दमन दीव उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो ये पुर्तगालियों द्वारा गोवा और दमन दीव का उपनिवेशीकरण। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था 1510 में। आगे देखिए, भारत में समुद्री मार्ग की खोज ये पुर्तगालियों द्वारा किया गया है भारत तक। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे? तो जहांगीर से प्राप्त किया था। भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष है उसकी समाप्ति जो है पेरिस के संधि से हुआ था 1863 में, याद रखिएगा। ये तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक के चला था, यानी 1763 में आपका ये संधि हुआ था। आगे देखते हैं, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो काली मिर्च और मसाला का व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। उन लोग मसाला खरीदने आया था। जब 17 मई 1498 में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा थे जमोरिन, उसी ने स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ बनाया था? तो कालीकट में बनाया था। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट थे जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने की फरमान जारी किया? तो ये फर्रुखसियर थे। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं के साथ किसने किया था? तो बाजीराव द्वितीय ने किया था। यानी बेसिन की संधि में ब्रिटिश के साथ किसने किया था? बाजीराव द्वितीय ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था रॉबर्ट क्लाइव के बाद। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को से गोवा को कब छीना था? मतलब किस सुल्तान से छीना था अल्बुकर्क? तो ये यूसुफ आदिल शाह से छीना था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था। निम्नलिखित में किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को सौली या स्वाली नामक स्थान पर हराया था?
तो ये थॉमस बेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना, यही पहला कर्नाटक युद्ध। आपको कर्नाटक नाम है लेकिन इसमें अंग्रेज और फ्रांस लड़ रहे थे। आगे देखते हैं, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को। उस क्षेत्र को पहचानिए जहां से यूरोपवासी सबसे सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त करता था, तो ये बिहार से करता था। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापना किया था? तो ये सूरत में किया था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो ये दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। बंगाल के कौन सा फैक्ट्री, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक कौन था जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था? तो बंगाल के हुगली में पुर्तगाली लोग स्थापना किया था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर? तो मुंबई। कौन सा द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर। भारत के तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों का जाता है। एस्तादो द इंडिया, ये हो गया पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। कार्टेज, ये पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पत्र या आज्ञा पत्र को कार्टेज कहते थे, और सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था एस्तादो द इंडिया। इनक्विजिशन, ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण है। और पोर्ट ग्रैंडे, ये पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा, चटगांव को जो संज्ञा दिया था पोर्ट ग्रैंडे का, यानी महान बंदरगाह का। आगे देखते हैं, तो कहता है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का कालानुक्रम बताइए। तो पहले अंबर का युद्ध हुआ था, फिर प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडी का वास का युद्ध 1760 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा बात गलत है? तो पुर्तगाली गोवा पर कब्जा, ये बात गलत है, गलत ईस्वी दिया हुआ है। अंग्रेजों ने अपने पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला था, उड़ीसा में 1633 में अंग्रेजी लोग। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, यह भी सही है, यानी पहला गलत था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया था, फ्रांसीसियों ने सबसे पहला सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने किया। यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों के कारखाने ये भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों थे, यानी फैक्ट्री जो था वो भंडार गृह भी था और उत्पादन केंद्र भी था। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमनदीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो 1961 वाला में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में हुआ था। भारत से भारतीयों वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? मतलब भारत से भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात बनाने की वस्तु मतलब बनाने का श्रेय ये फ्रांसीसियों को है। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज मतलब डच को अलग कर दिया भारतीय व्यापार से। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और डच की भारत में चुनौती खत्म हो गया? तो वो था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था और डच खत्म हो गया। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापना किया था। फिर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया किसने? मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने इसको गठन किया था। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो रानी एलिजाबेथ ने ऐसा अधिकार दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ थे पहला गवर्नर।
कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत आया था? हेक्टर जहाज़ से। किस मुग़ल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी करके अंग्रेज़ों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दिया था? जहांगीर ने। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के 1615 में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार अजमेर पहुंचा था? तो टॉमस रो। आगे देखते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से किया और इसी उपलक्ष्य में उसे भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया। बम्बई। इंटरलोपर्स कौन थे? तो ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे इंटरलोपर्स। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी करके 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दिया? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह दिया था 1632 में। अब्दुल्ला कुतुब शाह है, याद रखिएगा। फिर आगे देखिए। 1639 में फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक मद्रास पर पट्टे पर लिया और वहाँ किलाबंदी किया था? तो ये चंद्रगिरी के राजा से लिया था। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर, पिपली में फैक्ट्री स्थापित किया 1633 में। उड़ीसा में पहला फैक्ट्री 1633 में। पिपली, बालासोर और हरिहरपुर, याद रखिएगा। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सूजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ था, जिसे कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर दे करके और व्यापार करने का अधिकार मिल गया? तो 1651 में। फिर किसने 1680 में एक फरमान जारी किया और अंग्रेज़ों पर चुंगी कर की दर जो है 2% से 3.5% कर दिया था? औरंगजेब किया था 1680 में 2% से 3.5%। किस बादशाह ने आदेश पर मुगल सेना 1686 में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया? तो औरंगजेब था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया था? तो ये जहांगीर किया, औरंगजेब किया था, औरंगजेब ही था। अंग्रेज़ों के सुल्तानाती कलकत्ता और गोविंदपुर 3 गो गांव की जिम्मेदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार कौन था? बंगाल का मुगल सूबेदार अजीम उस शान। इसी से ये तीनों लिया और फिर कलकत्ता की स्थापना किया था, अजीम उस शान से लिया था। अंग्रेज़ों ने सुल्तानाती कालीकता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी कितना में लिया था? अजीम उस शान से। तो 1200 रुपया में मात्र लिया था वो घड़ी, सोचिए, और कलकत्ता बना दिया उसको। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहर का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, अब जो कोलकाता है, उन्हें प्रथम शहर में से एक था। कौन गोवा से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? कौन कौन गोवा से मिला करके और कलकत्ता? तो सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर। फिर उसके बाद देखिए 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम फरमान जारी के संबंध में क्या सही है? मतलब 1716 में जो फर्रुख सियर जारी किया था फरमान, उसमें क्या सही है? 66 का आंसर, तो सभी सही है। यानी इसके द्वारा फर्रुख सियर द्वारा केवल 3000 रुपया वार्षिक खराज निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया। कलकत्ता के आसपास के गांव के किराए खरीदने पर अनुमति मिल गया। और देखिए इसमें बंगाल के शाही मुद्रणालय और सिक्का ढालने की भी अनुमति मिल गया। फिर कहता है कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों और ने ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान। आगे देखते हैं कौन जो था वो अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? तो रॉल्फ फिंच। ये रॉल्फ फिंच जो है जहांगीर के टाइम में नहीं आया था, ये किसी और के टाइम में था। रॉल्फ फिंच अकबर होगा लगता है। टॉमस रो जहांगीर में, हॉकिंस जहांगीर में और एडवर्ड टेरी भी जहांगीर में आया था। फिर अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह जॉन मिल्डन हॉल, अकबर मुगल बादशाह था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में और जॉन सरमन फर्रुख सियर के शासनकाल में। मिल्डन हॉल अकबर के शासनकाल में और जॉन सरमन फर्रुख सियर में। बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा है कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो शाइस्ता खान ने कहा है। फिर कहता है कि फोर्ट विलियम कहाँ है? तो कलकत्ता में है। फोर्ट गैलरिया कहाँ है? पुलिकट में है।
फोर्ट गुस्तावुस कहाँ है? तो चिंसुरा में है। फोर्ट लुई कहाँ है? तो पांडिचेरी में है। याद रखिएगा, फोर्ट लुई पांडिचेरी, गुस्तावुस चिंसुरा, गेल्ड्रिया पुलिकट में, और फोर्ट विलियम तो कलकत्ता है ये। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वल्लीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुद्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुद्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? तो पुद्दुचेरी से फिर मार्टिन पांडिचेरी बना दिया उसको, सोच लीजिए। और ये बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ था। वल्लीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से लिया था पुद्दुचेरी को। फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया? तो शाइस्ता खां ने भेंट किया था। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती शाइस्ता खां भेंट किया था। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दिया था? डुप्ले को। डुप्ले को नवाब की पदवी दिया था, याद रखिएगा। और कैप्टन हॉकिंस को दिया था किस चीज़ का पदवी, वो भी देखे थे। और आज देखे थे नवाब की पदवी डुप्ले को। आगे देखते हैं डुप्ले के बारे में क्या सही है। तो डुप्लो के बारे में सही है कि वह पहला व्यक्ति जो भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रख दिया। पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। सोचिए, यूरोपीय सेना को उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शक बन गया। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पहले वह कहाँ का गवर्नर था? तो वो चंद्रनगर का गवर्नर था, डुप्ले। पांडिचेरी का गवर्नर बनने से पहले डुप्ले जो था वो चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना? तो गोडेहू बना था। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या है? तो अंग्रेज की नौसेना श्रेष्ठता था और भारत एवं भारत के बाहर अंग्रेजों की व्यापारिक प्रतिद्वंदी था, इसलिए। फ्रांसीसियों सरकार के समर्थन का अभाव था। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन था, इस सब कारण से हारा। कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्च सत्ता जो था वो स्थापित हो गया? तो वांडीवास के युद्ध से 1760 में। दूसरा कह रहा है कि कौन सा युद्ध यूरोपीय फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ था। ये जो था मतलब कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं हुआ था इसमें। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एलासापला की संधि से, दूसरा पूछेगा तो पांडिचेरी की संधि से, और तीसरा कर्नाटक पेरिस की संधि से। यहाँ पे देख लीजिए, पहला एलासापला की संधि 1748 में होगा, पांडिचेरी की संधि दूसरा 1754 में होगा, और पेरिस की संधि 1763 में होगा। गोडेहू की संधि, पांडिचेरी की संधि 1754 में, ये दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। वांडीवास 1760 में, अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट किया था वांडीवास वाला में। कर्नाटक का तीसरा युद्ध ये पेरिस की संधि से खत्म हुआ। फ्रांस की सरकार किस वर्ष भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो 1954 में। यानी फ्रांस की सरकार जो है वो मतलब फ्रांसीसी बस्तियों को 1954 में दे के गया है। आगे देखिए, इतिहासकार मैकाले के अनुसार पहला व्यक्ति जो पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहर पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है, तो ये डुप्ले। हाँ, डुप्ले ऐसा मतलब किया था, इसके मन में ऐसा हुआ था, अनुभव हुआ था। फिर निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार समय समय पर प्रवेश किया, मतलब कौन कैसे है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, इसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज आया था, तब फ्रांसीसी आया था। यानी 4 2 1 3 होना चाहिए था, यहाँ 4 1 2 3 है। निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आया। भारत का बादशाह उस टाइम कौन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा था? अकबर था। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए कौन मतलब कारण था? उन लोगों की सफलता हुआ तो क्या क्या कारण बना? तो दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितना उत्तर में। विजयनगर की 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंक गया था और दक्षिण में छोटे छोटे कमज़ोर राज्य थे, इसीलिए उन लोग सफल हो गया। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत में कौन सा पुर्तगाल के अधीन बना रहा था?
तो गोवा था। पांडिचेरी के संबंध में विचार कीजिए, तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था। खाली एक यही सही है, बाकी ये दोनों गलत है। आगे देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के बादशाह कौन थे? अकबर थे। वांडीवास का युद्ध, इसमें ब्रिटेन ने फ्रेंच को हराया था 1760 में। अभी भी देख रहे हैं एलोरा जो है ये सब गलत लगाया हुआ है, एलोरा यहाँ पे होना चाहिए, गलत है। खुजरोहो खाली इसमें सही है, चंदेल। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो सवाई जयसिंह बनाया था। खगोल के बारे में अध्ययन करने के लिए जिज मोहम्मद शाही जो है बनवाया था सवाई जयसिंह ने। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। प्रसिद्ध चेतक जो घोड़ा है तो ये किसका है? महाराणा प्रताप का है। हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। पानीपत हरियाणा में है, बक्सर बिहार में है, और प्लासी का युद्ध यानी प्लासी बंगाल में है। कौन 8वीं सदी के अंत तक के शंकराचार्य के बारे में गलत है? तो शंकराचार्य के बारे में खाली ये गलत है कि प्रयाग को तीर्थयाज नाम दिया था, ये गलत है। बाकी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम बनवाया था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विस्तार पर रोक भी लगाया, वेदांत का भी प्रसार किया था उन्होंने। दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। आगे देखते हैं, गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का एक उदाहरण है, तो ये गोविंद महल दतिया में है। कालानुक्रम, इसको मतलब कोट को सजाना है कि कौन सा राजा पहले उसके बाद, तो सबसे पहले पद्मिनी, उसके बाद में हो जाएगा दुर्गावती, उसके बाद में ताराबाई, तब अहिल्याबाई। पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। एलिफेंटा जो है ये सजाना है, स्थान और स्मारक। तो एलिफेंटा ये तो गुफा है, श्रवण बेलगोला ये तो मंदिर है, और खुजरोहो सांची तो स्तूप हो जाएगा। अब बचा अब खुजरोहो, तो खुजरोहो मूर्ति होना चाहिए, यानी सी का 4, नहीं ये गलत है। फिर से एक बार देख लेते हैं, एलिफेंटा तो हो जाएगा क्या? गुफा। ए का 3 हो गया, बी का 4, श्रवण बेलगोला मूर्ति, ओ श्रवण बेलगोला में मूर्ति है, हाँ। और सांची स्तूप है, और खजुराहो मंदिर है, खजुराहो मंदिर है, यानी सी का 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। बीज गणित के क्षेत्र में, बीज गणित यानी अलजेब्रा में। प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है प्राचीन। इसमें देखिए कालानुक्रम बाहरी आक्रमण है, उसको सजाना है, तो सबसे पहले हो जाएगा चंगेज खान, उसके बाद में तैमूर लंग, उसके बाद नादिर शाह, तब अहमद शाह अब्दाली लास्ट में। चंगेज खान के बाद तैमूर लंग, तब नादिर शाह। 14 का आंसर इसमें क्या दे रहा है? 14 का आंसर बी होना चाहिए, 14 का आंसर सी, हाँ वही सी दे रहा है। आगे चलते हैं, कौन सा बृहत मंदिर प्रारंभिक अभिकल्पना का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने राज्यकाल में हुआ है? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था। फिर उसके बाद में शिशुपालगढ़ पुरातत्व स्मारक स्थल है और राज्य है। तो शिशुपालगढ़ जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। शिशुपालगढ़ कहाँ हो गया? उड़ीसा हो गया। फिर उसके बाद पिपराहवा कहाँ है? तो पिपराहवा यूपी में है। उसके बाद में गोलपाड़ा कहाँ है? गोलपाड़ा असम में है, और विष्णुपुर मणिपुर में है। फिर से देख लीजिए, शिशुपालगढ़ कहाँ? उड़ीसा में। पिपराहवा कहाँ? तो यूपी में। गोलपाड़ा कहाँ? असम में। और विष्णुपुर कहाँ? मणिपुर में। आगे देखते हैं, विचार करना है कि कौन सा सही है। तो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, हाँ ये सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक ये बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी सही है। इसमें देखिए, हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है, सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाले जो संगीत शैली है उसका प्रारंभिक आरंभक
अमीर खुसरो थे। कौन सा एक सही नहीं है? तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पत्ति शुरुआत किया था, ये बात गलत है, बाकी बात सभी सही है। रंजीत सिंह लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाना बनवाया था। अम्बेर में राजाई सवाई जय सिंह युगलिट के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद करवाया था। मैसूर के सुल्तान टीपू ये श्रृंगेरी में देवी शारदा के मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति है। इस घटना को सजाना है तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है, उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हुआ है, उसके बाद में पुर्तगाली आया है और इसके बाद में विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल शुरू हुआ है। अब देखते हैं कि ये सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इक्ता हो गया दिल्ली के सुल्तान, जागीर हो गया मुगल का, अमरम हो गया विजयनगर का और मोकासा हो गया मराठा का, याद रखिएगा। इक्ता पर था ये दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल में, अमरम चलता था विजयनगर में और मोकासा ये मराठा में। आगे देखते हैं तो इसमें भी निर्माण करना है तो सबसे पहले कुतुब मीनार बना, उसके बाद तुगलकाबाद किला बना, उसके बाद लोधी गार्डन, तब फतेहपुर सिकरी बना। अब आगे देखते हैं कि इसका मतलब मिलान करना है तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये 1576 हुआ था, यानी ये तो हट गया। अच्छा, नादिर शाह आक्रमण कब किया था? तो 1739 में नादिर शाह आक्रमण किया। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? तो शिवाजी की मृत्यु हुआ था जाकर के 1686 में। शिवाजी का देहांत 1686 में हुआ था। और ये देख लीजिए बी का 4 हो गया, ए का 5 यानी 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। बी का 4, सी का 3 यानी शिवाजी का देहांत 1686 में हुआ है। अच्छा, और डी का 2 यानी 1739 में नादिर शाह। और ये कहाँ गया? 1600 ईस्वी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया गया था। अब आगे चलते हैं। महाभारत के विषय वस्तु है और मतलब भाषा है, तो कौन सा सही है? पंपा ये कन्नड़ के थे, ये खाली सही है, बाकी बात गलत है। पानीपत का दूसरा लड़ाई, इसमें किसका अंत हुआ था? पानीपत का दूसरा लड़ाई, तराइन का दूसरा लड़ाई, और फिर तालिकोटा का, फिर उसके बाद में प्लासी का। प्लासी के युद्ध में जो है, एक बार देख लेते हैं, 25 का आंसर डी, यानी 4 3 1 2 4। पानीपत के लड़ाई जो था वो मुगल शासन हुआ भारत में, दूसरा लड़ाई मुगल शासन के काल में हुआ था। फिर तराइन के दूसरा लड़ाई ये भारत में तुर्की शासन में हुआ था। तालिकोटा की लड़ाई विजयनगर के साथ में और प्लासी ब्रिटिश के साथ में, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो सही खाली ये है कि अमरावती बौद्ध स्तूप ये आंध्र प्रदेश में था। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये कोणार्क में है। अलाई दरवाज़ा ये दिल्ली में है और ये अलाउद्दीन खिलजी बनवाया है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीरी अकबर बनवाया है। मोती मस्जिद आगरा वाला शाहजहाँ और मोती मस्जिद दिल्ली वाला औरंगजेब बनवाया है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो जैनक थे पृथ्वीराज विजय के। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? तो तीनों भारतीय मंदिर वास्तु की शैलियाँ हैं। अब हम लोग ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल में कैसे हुआ, मैसूर में, पंजाब में, ये सब देखेंगे। पहला प्लासी का युद्ध 1757 में। बंगाल के गवर्नर उस टाइम रोजर ड्रेक थे, रोजर ड्रेक। प्लासी के युद्ध में द्वैध शासन का लागू हुआ था कब? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव में। बक्सर का युद्ध वेंसीटार्ट 1764 में। बंगाल अकाल कोर्टियर में 1770 में। फिर से एक बार देख लीजिएगा, बक्सर वाला पूछता है ज़्यादा, वेंसीटार्ट, और प्लासी में रोजर ड्रेक था। द्वैध शासन क्लाइव के शासनकाल में और बंगाल अकाल कर्टियर में हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर में
अंग्रेजी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो। और द्वैध शासन 1765 से 72 तक रहा था, ये भी याद रखिएगा। 1798 में वेलेजली, ये सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला हैदराबाद का निज़ाम था। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल कहिए या फिर वाइसराय, नहीं, भारत का प्रथम नहीं, अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ गलती लिख दिया है, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। राज्य हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, ये डलहौजी के शासनकाल में। किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी हैं। गुरु नानक की जीवनी अर्जुन देव ने लिखा है। खालसा पंथ का प्रवर्तन गोविंद सिंह ने किया है। 1757 में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से हार गया था। कौन सी वेलेजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो हैदराबाद का निज़ाम भी किया था, अवध के नवाब भी किया था, मैसूर के राजा भी किया था, बंगाल के नवाब नहीं किया था। सिखों के एक सही कालक्रम देख लीजिए। अमरदास तीसरा गुरु, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव और नौवां गुरु तेग बहादुर। सुगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। सुगौली की संधि 1816। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में मैसूर के श्रीरंगपट्टनम में। और अभी हम लोग देखे थे शिवाजी की मृत्यु 1686 में। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कब्जा में लिया गया था झांसी, नागपुर और सतारा को। ठागी प्रथा का उन्मूलन गवर्नर जनरल बेंटिक वोडेयार मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 में बनाया गया था। क्लाइव को बनाया गया कब? शुरुआत में सबसे पहला, तो ये हो गया 1758 में। भारत का गवर्नर जनरल तो ये विलियम बेंटिक था। द्वैध शासन नीति को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स। लागू कौन किया था? तो लागू किया था क्लाइव ने। आगे देखते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा ने किया। प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग खोल दिया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण का रास्ता खुल गया। भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसका उद्देश्य भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव सुदृढ़ करना था, इसीलिए भारत को थोड़ा सा शिक्षा देना चाहता था। प्रशासनिक या अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य को अवध को मिलाया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है? गुरु अर्जुन ने। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के अधिनियम से आया था। सही कालानुक्रम देखिए, तो पहले रॉबर्ट क्लाइव था, उसके बाद में वेंसीटाट था, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद में कार्टियर था, तब वारेन हेस्टिंग्स था। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। यानी रॉबर्ट क्लाइव के बाद वेंसीटाट था, उसके बाद में कार्टियर था, तब था वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज, तो राष्ट्रीय भावना की कमी था भारत में, और सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। फिर आधुनिक हथियार थे कंपनी के पास में, और सैनिक को राष्ट्रीय भावना, भारतीय सैनिक के राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तीनों कारण से। आगे देखते हैं। भारत में कह रहा है कि निम्न वायसराय में कौन सा इंडियन पैनल कोड या सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ही किया था। इंडियन पैनल कोड याद रखिएगा, जो अभी तक हम लोग भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता ये सब जो है ये उसी टाइम से था। ब्रिटिश सरकार का कौन सा गवर्नर जनरल जो डाक टिकट शुरू किया? डलहौजी किया। सती प्रथा का अंत कौन किया? विलियम बेंटिक किया था। अवध को स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन है? तो सादत खान है या बुरहानुल मुल्क है। मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज से हार गया, तो ये शाह आलम द्वितीय था, जो मतलब हार गया बक्सर के युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी
और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। उस टाइम मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय बोलते थे। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वारेन हेस्टिंग्स हुए। नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मेन कारण अंग्रेजों ने व्यापार की छूटों का दुरुपयोग किया था, इसलिए प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, तो इसमें मोहन लाल था और एक ठो मीर मदान था, यही दोनों एकदम साथ दिया था और लड़ते लड़ते मृत्यु भी हुआ था। काल कोठरी की घटना 146 गो में से 123 लोग बंद कर दिया और मर गए थे, बचा कितना लोग, मात्र 23 लोग। ये कलकत्ता में घटना हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद शाश्वत दुख की काली रात का शुरुआत हुआ। ये बंगला कवि कौन लिखा है, तो नवीन चंद्र सेन ने लिखा है कि प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद भारत के लिए तो शाश्वत दुख की काली रात आ गया। आगे देखिए, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन डाकुओं का राज्य कहा था, तो के.एम. पनिक्कर ने कहा था। 1765 से 72 तक के जो हुआ था उसमें। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इलाहाबाद की संधि ये रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था, यानी मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का उपदीवान कह सकते हैं मोहम्मद रजा खान को। आगे देखते हैं, हाँ, और सीताब राय को देखिए बिहार का। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब किसको बनाया था, सीताब राय बिहार का और रजा खान बंगाल का यानी मुर्शिदाबाद का। रंजीत सिंह कोहिनूर हीरा इस शाह सूजा से प्राप्त किया था। हैदर अली पोर्टोनोवो के युद्ध में किसको हराया था, आयरकुट को हराया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को हराया था वो हैदर अली हार गया था यार, पोर्टोनोवो का युद्ध हुआ था उसमें आयरकुट इसको हरा दिया था। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। कौन गलत है, तो ये हेस्टिंग्स दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध ये गलत है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कार्नवालिस में अस्थायी बंदोबस्त सही है। वेलेजली सहायक संधि सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये 1829 में हुआ था, 17वां रेगुलेशन से, ये भी सही है। आगे देखते हैं, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की धन एवं आशीर्वाद से सहायता किया था, तो खुसरो के चक्कर में गुरु अर्जुन देव को फांसी हो गया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया जो घोषणा पात्र इलाहाबाद में पढ़ा था, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था विक्टोरिया के घोषणा पत्र को। रंजीत सिंह किस मिसल से थे, तो सुकरचकिया मिसल से। तथाकथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल ने मैसूर के प्रशासन को ले लिया था, तो ये विलियम बेंटिक ने के गवर्नर जनरल के काल में, यानी मैसूर राज्य को कुशासन का आरोप लगा करके और हड़प्पा था, तो ये विलियम बेंटिक में हुआ था ऐसा ना। आगे देखिए, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ये मीर कासिम ले गया था। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ जो है वो गुरुद्वारा का सिख पवित्र में हो गया है, तो नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुआ था इसीलिए। बक्सर का युद्ध 1764 में। दिल्ली का शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, तो 1799 में। टीपू सुल्तान 1799 में मारे गए थे। ब्लैक होल की दुर्घटना जो है वो सिराजुद्दौला में घटा था। सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व शुरू हुआ था प्लासी के युद्ध से। डिंडीगुल जो है ये तमिलनाडु के एक नगर का नाम है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता आया था, तो वारेन हेस्टिंग्स में। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में। कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल में किस गवर्नर जनरल पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, ये पिट्स इंडिया एक्ट भी वारेन हेस्टिंग्स में आया था। 1767 से 69 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यानी इसमें ऑप्शन में नहीं है कौन सा सही है, तो कौन सा पूछ रहा है कि सही है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये मैसूर युद्ध हुआ था। दूसरा 90 से 92 ये भी गलत है, ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। हाँ, तो तीसरा सही हो जाता है, हाँ वही तो तीसरा सही हो जाता है। आगे देखते हैं,
दूसरा सही हो जाता है। अब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी सही हो जाता है और ये भी गलत है। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। यहाँ प्रथम होना चाहिए था तो सही हो जाता, और यहाँ प्रथम आंग्ल मैसूर होना चाहिए था तब सही हो जाता। यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। आगे देखते हैं। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, नहीं, गलत है। आगे देखिए। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के बाद बने थे। हाँ, रामदास के बाद अर्जुन देव बने थे, ये बात सही है। फिर देखिए, गुरु अंगद, ये अंगदेव ने सिखों की अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि अपनाया था, ये सही है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों यानी पिनर्सली स्टेट पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले सतारा को मिलाया, फिर संबलपुर को, फिर झांसी को। कौन शासकों में कौन था जो विदेशों में आधुनिक पद्धति दूतावास बनाया था? तो टीपू सुल्तान था, विदेश में दूतावास बनाया था। ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का सबसे अंतिम प्रमुख विस्तार किसके टाइम में हुआ? तो डलहौजी के टाइम में सबसे लास्ट में एकदम अंतिम विस्तार हुआ था। फिर देखते हैं। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, तो ये हो जाएगा 1824 में, बर्मा पूछ रहा है। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध, तो ये 1838 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये 1775 में। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में। ऑप्शन देख लीजिए, शायद 3, 4, 1, 2 है, हमें याद था, हम वही मिला दिए। ठगों के दमन के संबंध में कौन सही है? तो कर्नल सलीमन सही है। बहादुर शाह प्रथम, इसको साहे बेखबर कहते थे। फर्रुखसियर, इसको घृणित कायर कहते थे। मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह द्वितीय जफर हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था, तो मुअज्जम जो था वो किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम मृत्यु हुआ, तो जहादर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ था, तो ये जुल्फिकार खां के मदद से हुआ था। आगे देखिए। फर्रुखसियर किसके सहयोग से बैठा था? तो ये सैयद बंधु से बैठा था। यानी बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहादर शाह, जैसे जहादर और जैसे जुल्फिकार खां की मदद से बैठा था। उसके बाद फर्रुखसियर है, तो ये सैयद बंधु से बैठा है। नृप निर्माता, इस सैयद बंधु को कहा जाता है। सैयद बंधु मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया, हत्या कर दिया? फर्रुखसियर को बैठाया था, इसी को उतार के फिर इसकी हत्या भी कर दिया। सैयद बंधु किस किस बादशाह को बनाने में काम किया है? तो फर्रुखसियर से शुरू किया था, रफ़ीउद्दौला भी, रफ़ीउद्दरजाद भी और मोहम्मद शाह भी, यही चारों को ही बनाया है। यहाँ से शुरुआत किया है और यहाँ लास्ट था। सैयद बंधु का पतन हुआ तो मोहम्मद शाह में हो भी गया। मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला का। अवध, हैदराबाद, फरतपुर, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, ये सब जो है मुग़ल शासक के समय स्वतंत्र हुए थे। किसके टाइम में? तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। भारत पर आक्रमण करने वाला कौन सा ईरानी शासक ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अहमद शाह अब्दाली भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिसमें सर्वाधिक 3 बार जो है शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। यानी कुल 7 बार आक्रमण किया है ना, 5 बार पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहाँ 7 दिया हुआ है। चलिए, और 3 बार तो शाह आलम द्वितीय में ही किया है। आगे देखिए। अहमद शाह अब्दाली, शाह आलम द्वितीय में 3 बार। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर? तो इसी का, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। कौन सा बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेष मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 साल दिल्ली से दूर रहा था और निर्वासित जीवन बिताया था? मराठा की सहायता के लिए दिल्ली की राजगद्दी पर फिर बैठ गया, तो ये शाह आलम द्वितीय ही है, याद रखिए। यानी ये मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण मुग़ल बादशाह, मतलब इसके डर से, मतलब निर्वासित रह रहा था, शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय में प्लासी का युद्ध हुआ था, यही शाह आलम द्वितीय में हुआ था बक्सर का युद्ध, सोच लीजिएगा। मुग़ल बादशाह कौन था जो बड़ा शायर भी था और जिसके द्वारा आखिरी समय में कहा गया था कि यह शेर विख्यात है? मतलब वो शेर विख्यात है, देखिए कैसे। कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए, 2 गज जमी भी नहीं मिली,
कुएयार में। ये बात बहादुर शाह द्वितीय के लिए यानी बहादुर शाह जफर के लिए मतलब ये बात है। आगे देखते हैं, अंग्रेज़ों का पेंशनर बन के रहने वाला प्रथम मुगल बादशाह, तो ये शाह आलम द्वितीय ही था। अंग्रेज़ का पेंशनर बना, फिर उधर निर्वासित होकर रहना पड़ा था। फिर देखिए, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान फर्रुखाबाद के, तो ये हो जाएगा मोहम्मद खां बंगस। कर्नाटक के सादतुल्ला खान, अवध के मीर मोहम्मद सादत खान या बुरहानुल मुल्क कह सकते हैं। हैदराबाद देखिए तो हैदराबाद 1724 में निजामुल मुल्क यानी कि चिनकिलिज खान कह सकते हैं। रुहेलखंड का अली मोहम्मद खान, भरतपुर का बदन सिंह और मैसूर का हैदर अली 1761 में। हैदराबाद 1724 में, रुहेलखंड 1727 में, भरतपुर 1740 में, बदन सिंह। आगे देखते हैं, किस राज्य के शासक जो है नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। अवध के नवाब जो हैं वो नवाब वजीर कहलाते थे, वहाँ के शासक। ग्रामीणों किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामन ने। चूड़ामणि याद रखिएगा, ये मतलब ग्रामीण जो जाट थे, गांव के जाट, उसको सैनिक शक्ति बना दिया। जाटों का अफलातून किसको कहते हैं? तो ये सूरजमल को कहते हैं। लेकिन चूड़ामन जो है वो ग्रामीण जाट को सैनिक शक्ति बनाते थे। सूरजमल तो जाटों का आदरणीय और विद्वान व्यक्ति भी था ना। मुर्शिद कुली खान, ये बंगाल 1717 और उड़ीसा 1719 में सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिला था इसको? तो फर्रुख सियर से इसको मिला था। मुर्शिदाबाद की स्थापना किया और ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था। तो ये मुर्शिद कुली खान मुर्शिदाबाद की स्थापना करके और ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खान एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो विवाद था वो मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1717 में फरमान मुर्शिद कुली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग की व्याख्या। हाँ, मतलब मुर्शिद कुली खान जो था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद हुआ, क्यों? क्योंकि फर्रुख सियर जो जारी किया था फरमान, उसमें मुर्शिद जफर खान और ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या हो रहा था तब। आगे देखिए, किस मुगल बादशाह 1733 में बिहार में सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया था? तो ये मुगल मोहम्मद शाह रंगीला, ये जो है सूबेदारी दिया था। बंगाल के किस नवाब यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से यदि उसे ना छेड़ा जाए तो शहद देगा, लेकिन यदि छत्ते को छेड़छाड़ करते हैं तो फिर मधुमक्खी काट काट के प्राण ले लेगा? अलवर्दी खां बोला था। किसको? यूरोपीय लोगों के बारे में। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने में विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा था, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। अलवर्दी खान ने ऐसे बोला था। मतलब ये ठीक बोल रहा था। उन लोग तो स्थापना करना चाह रहा था, किला कोठी सब है अंग्रेज, लेकिन ये कह रहा था कि तुम व्यापारी हो, तुमको किला को तुम क्या करोगे, मेरे संरक्षण में तुमको कोई शत्रु से डर नहीं है। ये समझ गया था उसका चाल को। बंगाल का वह नवाब जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल कर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उन्हें उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी, तो ये मतलब अलवर्दी खान था। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दिया था कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना? तीनों में सबसे सशक्त अंग्रेज है, अतः पहले उसका अंत करना, अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। अलवर्दी खान ने ये अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को ये सब बात समझाया था। बंगाल के नवाब अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ है। आगे देखिए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो है वो ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण क्या था? तो अंग्रेज़ कलकत्ता का किलाबंदी करना चाहता था और दस्तक का दुरुपयोग किया, अंग्रेज़ द्वारा फ्री पास का दुरुपयोग किया था। अच्छा, भगोड़ा कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेज़ों द्वारा शरण दे दिया गया था, इसीलिए मतलब तीनों था कारण जो सिराजुद्दौला ब्रिटिश से मतलब लड़ा है। अच्छा,
बंगाल का मतलब जो कुछ घटना है वो तिथि है कब को वो कौन हुआ। सिराजुद्दौला, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार कब किया था? तो ये किया था 15 से 20 जून 1756 को। काल कोठरी 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। अब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। देखिए, अब है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि, कुछ क्षेत्रों की जिम्मेदारी दिलाई थी। तो क्लाइव को जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र का पहचान कीजिए। 24 परगना। यानी बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग की उपाधि और कुछ क्षेत्र की जमींदारी दिलाया था। तो क्लाइव को जागीर कहने वाला कौन सा क्षेत्र था उसके चलते? तो 24 परगना था। बंगाल के नवाब मीर कासिम मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर राजधानी क्यों बनाया था? क्योंकि मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था कि ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा था कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं और मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं, शारीरिक यातना देते हैं। तो ये मीर कासिम ऐसा लिखा था कि आपके आदमी जो है वो मतलब भद्र पुरुष हैं गड़बड़ी कर रहे हैं। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगियों को ख़त्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो मीर कासिम, याद रखिएगा। फिर आगे, क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है वो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इस पर विचार कीजिए। तो शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद जिला दिया गया था। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मिल गया था और हैदराबाद के उत्तरी जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दिया गया था। इलाहाबाद का दूसरा संधि 12 अगस्त को पहला और दूसरा 16 अगस्त को। इसमें शुजा उदौला और क्लाइव था और उसमें शाह आलम द्वितीय। पहला मुगल के साथ में हुआ था और दूसरा अवध के शुजा उदौला के साथ हुआ था। ये बात याद रखिएगा। कर्नल क्लाइव या गद्दा या सियार की संज्ञा किसे दिया था? तो मीर जाफर को दिया था कि गद्दा है ये मेरा या सियार है, सोच लीजिए आगे देखिए। तो कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से बड़े बैतल के रूप में उल्लेखित किया था? कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के वो न्यायाधीश था जो बंगाल के मुबारक उदौला को फैंटम बोला था। भूसा से भरा बैताल, भूसा से भरा बैताल बंगाल के किस नवाब को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा था? तो ये मुबारक उदौला को कहा था। मुबारक उदौला भूसा से भरा बैताल है, फैंटम है। कर्नल मार्लसन ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों को अब तक यही उद्देश्य है कि जितना लूट सकना है लूटो, वह सोने की जैसे थैली है जिसमें जब चाहे हाथ डाल लो। ये मीर जाफर के लिए मनोप्रयुक्त किया था, याद रखिए। आगे देखते हैं। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया था? तो हैदर अली किया था ऐसा, फ्रांसीसी विशेषज्ञ की मदद से, फ्रांस की मदद से बनाया था डिंडीगुल में। आगे देखते हैं। किसने घोषणा करी थी कि अंग्रेजों तो पहले अकाट से निकाल बाहर करेगा, अंततः भारत से? हैदर अली घोषणा कर रखा था कि वह अंग्रेजों को पहले अकाट से निकालेगा फिर भारत से भी निकालेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में, मद्रास के संधि, दूसरा 80 से 84 मंगलौर के संधि, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम के संधि। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किसके समय में हुआ था? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ में हुआ था, दूसरा आयरकुट लड़ा था अंग्रेजी में, और तीसरा मैडोज लड़ा था, और चौथा में स्टुअर्ट था। अगर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में पूछता कि गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें फिर हो जाता है वारन हेस्टिंग्स, और तीसरा में कॉर्नवालिस, और चौथा में वेलेजली। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, स्मिथ था पहला में, आयरकुट दूसरा में, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में आयरकुट था, और तीसरा में जनरल मैडोज था, और चौथा में स्टुअर्ट था। ये याद रखिएगा, स्टुअर्ट चौथा में,
तीसरा में जनरल मेडोज और दूसरा में आयरकुट, पहला में स्मिथ। यानी स्मिथ, आयरकुट, मेडोज और स्टुअर्ट, ये चारों मैसूर युद्ध में अंग्रेजी का नेतृत्व किया था। हैदर अली की मृत्यु 1782 में दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में हो गया। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के बीच में मंगलौर की संधि हुआ था। इस संधि पर अंग्रेज की ओर से लॉर्ड मैकिरने ने हस्ताक्षर किया था। लॉर्ड मैकिरने ने हस्ताक्षर किया था, याद रखिएगा। लेकिन दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध का नेतृत्व आयरकुट किया था, मैकिरने हस्ताक्षर किया था। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल देखिए वारेन हेस्टिंग्स है। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। इसमें टीपू को अपना आधा राज देना पड़ा था। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति में देना पड़ा था और ब्रिटिश अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए मतलब किन देशों के साथ संपर्क बनाया था? तो फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, सभी के साथ ही संपर्क बनाया था। फ्रांस के साथ में भी, अरब के साथ में भी, अफगानिस्तान के साथ भी, मॉरिशस भी और तुर्की के साथ में भी। अब आगे देखते हैं हम लोग कि टीपू सुल्तान के संबंध के कथनों को विचार कीजिए। तो इसमें है कि मतलब 1 2 3 4 सभ्य मतलब सही है। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था। टीपू के सिक्का ढलाई की एक नया प्रणाली शुरू किया था। टीपू मापतौल के लिए नया प्रणाली अपनाया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर के उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था और मतलब स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। अपने आप को नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू विभेद करने के लिए लगा था। आगे देखते हैं। तो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन शामिल था? तो ट्रावनकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज था। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में सोच लीजिए, चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में ये सब सभ्य था, ये किधर है? निजाम, मराठा, ट्रावनकोर, अंग्रेज। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, इसमें हो गया सभी। टीपू को मृत्यु हो गया इसमें, अंग्रेज पूर्णतः जीत गया और मैसूर के अधिकांश प्रदेश अंग्रेजी में मिला लिया गया। वोडेयार वंश के बालक एगो था कृष्णराज द्वितीय, वो गद्दी पर बैठ करके बिठा करके मैसूर राज्य में सहायक संधि लाद दिया, वोडेयार कृष्णराज द्वितीय। और यही पूछा था कृष्णराज द्वितीय कि इसका और टीपू का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो टीपू का उत्तराधिकारी कृष्णराज द्वितीय हुआ था, याद रखिएगा। ये पूछा था बिहार दरोगा में। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति है कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह जिए? यह टीपू सुल्तान का। विचार कीजिए इन सब बात पे। तो ये एक सभी सही है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव थे। 1469 से 1538 में, 1539 तक के थे। 39 में मृत्यु हो गया था। मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और मतलब वो तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में, मतलब तलवंडी या ननकाना में जन्म हुआ था। दूसरा गुरु अंगद देव, ये मूल नाम इनका क्या था? तो मूल नाम लहना था। और अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया था और अमृतसर नगर में तालाब बनवाया था। सिखों के 5वें गुरु अमृतसर अर्जुन देव, ये अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत अधिकार का प्रचलन किया। शहजादा खुसरो की मदद किया था, तो इसीलिए फिर अर्जुन देव को फांसी दिया था। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख के दशांश धार्मिक कर वसूल करना शुरू किया और साधु वेश त्याग करके राजसी वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था? तो ये अर्जुन देव। मतलब प्रत्येक सिख के दशांश जो होता था वो धार्मिक कर वसूलना शुरू किया और साधु वेश त्याग करके और राजसी पद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? धोखेबाजी थोड़ा करेगा यार, समामेलन, युद्ध, सहायक संधि सब करेगा। कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए, एगो कोई ना कोई सही होगा, मतलब एगो या फिर तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो
1 2 3 4 सभी सही है। यानी कह रहा है कि सिख का छठा गुरु अकाल तख्त की स्थापना किया था, अमृतसर की किलाबंदी भी किया, सिख को लड़ाकू बनाया। हरगोविंद अपने जीवन समय में कश्मीर की पहाड़ियों के कीरतपुर में बिताने पड़े था, उनके वहीं मृत्यु हुआ था। हरगोविंद की मृत्यु जाना ही कहाँ होले है, कीरतपुर में बिताना पड़ा था इसको, और मृत्यु उन्हीं होले कश्मीर के पहाड़ी धने। सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, मूल नाम इसका त्यागमल था। त्याग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था और इन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि भी धारण किया था। वाह रे वाह, ये भी सही है यार। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह की उपाधि धारण किया था। औरंगजेब तेग बहादुर की हत्या करवाया था और शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनाया गया है शहीद स्थल पर। सिख गुरु ने कहा था कि सरदाद सिर नदाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। ये तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है बाकला के बाबा, गुरु तेग बहादुर को। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो बचपन के 9 साल पटना में ही बिताया, मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया। 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया था। पाहुल प्रथा जाति बंधन को तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान और प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा भी शुरुआत किया था। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की रचना क्या है? तो 10म ग्रंथ चरित्रदंडी, विनय चित्र हो गया और विचित्र नाटक हो गया, जफरनामा। 10म ग्रंथ की रचना कौन किया है? तो यही किया है गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र के कौन किया है? गुरु गोविंद सिंह। विचित्र नाटक के कौन किया है? गुरु गोविंद सिंह। और जफरनामा के कौन किया है? तो गुरु गोविंद सिंह। मखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था, तो ये बंदा बहादुर बनवाया था। लोहगढ़ में मजबूत किला, बंदा बहादुर, इसको वीर बंदा बैरागी बोलते थे। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दिया गया था? तो फर्रुखसियर। सैनिक संगठन जो खालसा दल है उसका स्थापना कर्पूर सिंह किया था। खालसा दल की स्थापना कर्पूर सिंह किया था। स्थापना पूछे थे ना। रंजीत सिंह के शासनकाल में अनेक विजयी हुआ था, तो कोची कोची? पहले लाहौर, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा, तब कश्मीर। यानी पहले लाहौर जीता था, फिर अमृतसर, तब कांगड़ा, तब कश्मीर। रंजीत सिंह किस स्थान पर अधिकार ग्रहण करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था? लाहौर पर अधिकार किया और महाराजा की उपाधि धारण किया था। अब पहले लाहौर जीता था, तब अमृतसर जीता, तब कांगड़ा जीता, तब कश्मीर जीता। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप प्राप्ति हुआ था? तो अमृतसर जीता था न, यानी लाहौर के बाद में न, तो इसको जमजमा नाम के एगो तोप मिला था। रंजीत सिंह किस मिसल से लाहौर यानी पंजाब की राजनीतिक राजधानी जो लाहौर था एवं पंजाब के धार्मिक राजधानी अमृतसर छीना था? तो भंगी मिसल से छीन लिया था। लाहौर और अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया था महाराजा रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह द्वारा किया गया संधि, जिसमें संधि जी हाँ देख लीजिए, तो इसमें है न कि कौन संधि? तो ये देखिए, अमृतसर की संधि 1809 में लॉर्ड मिंटो में, रोपड़ की संधि 1831 में विलियम बेंटिक में, त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड एवं शाह सूजा में। आगे देखते हैं, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि, नदी के दोनों राज्य क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारित किया गया था, सतलज नदी का मतलब सीमा था। रंजीत सिंह अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन के विभिन्न विदेशियों का भर्ती किया, जिसमें शामिल था कोची वंतुरा, अलार्ड, कोर्ट गार्डनर और एविटेबल, ये चारों। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन है? रंजीत सिंह है। पहला आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था? तो दिलीप सिंह था। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और दूसरा 1848-49। इस टाइम दिलीप सिंह था दोनों में। फिर लाहौर की संधि 1846 में, भैरोवल भी 1846 में, और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 में। किस गवर्नर जनरल सिंध का विलय? तो ये एलनबरो में हुआ था। सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों का कालानुक्रम सजाइए। तो ये हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा, ये सब था। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा है कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? तो वेलेजली कहा था।
सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा कि स्थानीय राजा का अस्तित्व तो उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी को सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बना था? कार्ल मार्क्स। कंपनी जिस दिन सुरक्षित बने या फिर स्थानीय राजा का अस्तित्व उसी दिन खत्म हो गया था। सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले हैं। सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक रूप किसने प्रदान किया? वेलेजली ने किया था। पिंडदारियों का दमन हुआ था तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट में। ठगों का दमन बेंटिक में। मैकाले शिक्षा भी बेंटिक में हुआ था। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध खत्म हुआ था किस में? तो इसका देखते हैं कि मतलब समाचार पत्र पर प्रतिबंध समाप्त हुआ था मेटकॉफ में। फिर पहला आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था अफगान युद्ध ऑकलैंड में। सिख युद्ध पहला सिख युद्ध डलहौजी में। अविंदुर विवाह पुनर्धिनियम तो ये हो जाएगा जा करके यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया। समाचार पत्र पर प्रतिबंध मेटकॉफ हो जाएगा। पहला आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड में हो जाएगा। अब पहला आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग में। हिंदू विवाह पुनर्एक्ट डलहौजी में 1856 में डलहौजी न है। आगे देखिए गोद प्रथा पर रोक लगाने वाला डलहौजी था। गोद प्रथा पर रोक लगाया था डलहौजी ही था ना। डलहौजी का जब्ती का जो सिद्धांत है गोद प्रथा पर प्रतिबंध उसके शिकार होने वाला कालानुक्रम कैसे? तो सबसे पहले तो सतारे होगा, ये तो फिक्स है। सतारा तब संबलपुर तब संबलपुर जयपुर तब हो गया बघाट तब उदयपुर तब झांसी तब नागपुर। ऑप्शन नंबर ए होगा। सुगौली की संधि 1816 में। दूसरा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में 24 से 26 में। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 में। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बात सही है। गवर्नर जनरल ये बात गलत है, गवर्नर थे खाली। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। केवल 2 सही है, ये बात गलत था। पंजाब के रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर था। अमृतसर धार्मिक राजधानी है। कौन सा दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियानों की सफलता का कारण नहीं था? तो ये सफल हुआ था, कमज़ोर मुगल सम्राट था इसलिए। उत्तर पश्चिम सीमा मजबूत कर रक्षा का अभाव था और दिल्ली की रक्षा के विलंब से तैयारी। लेकिन ये बात गलत है, सैन्य प्रौद्योगिकी की बात नहीं है। केरल के राजा जो मार्तंड वर्मा थे उसके बारे में कौन गलत है? तो मार्तंड वर्मा के बारे में सही कोची था से पहले देखते हैं। तो उसने त्रावणकोर पर शासन किया था, सही है। सामंतों का दमन किया था मार्तंड वर्मा, ये भी सही है। मजबूत और आधुनिक सेना का गठन किया था, ये भी सही है। लेकिन उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भारी रिश्वतें दिया था, ये गलत है। राज्य अपहरण नीति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये हो गया कि इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया। यह उत्तराधिकारी को गोद ले लिया, ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ। कौन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजयी रहा था? तो हैदर अली जीता था पहला। प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के नवाब तो सिराजुद्दौला थे। प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बक्सर में मीर जाफर था। ब्रिटिश शासन व्यवस्था का मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखिए कैसे कैसे पड़ा।